दर्शकों, मैं आपके साथ नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बालाघाट का नेतृत्व कैसा हो, भाजपा नेता गौरव पारधी की जुबानी। धार्मिक सामाजिक राजनीति में अपना तन मन धन से सहयोग करने वाले युवा भाजपा नेता गौरव पारधी, जिन्होंने कुछ ही समय में जिले में अपनी अलग पहचान स्थापित की। जनता के हर सुख दुख में आगे बढ़कर सेवा करना, राजनीतिक करियर में भी अपनी कार्य प्रणाली के चलते प्रदेश में अपनी अलग छवि बनाई। धार्मिक आयोजनों में हो या युवाओं के हित में सदैव तत्परता के साथ सहयोग करना इनके स्वभाव में रहता है। अभी कोरोना जैसी महामारी में जिले के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान हमारे सवालों के जवाब किस तरह दिए भाजपा नेता गौरव पारधी ने, देखे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। और यह समाज सेवा के कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? भैया साल भर तो हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से रहते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, चाहे वो खेलकूद हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अगर आप मेरी सक्रियता को देखेंगे तो मैं खेलकूद में सभी खेलों को सहयोग करता हूँ। क्यों सहयोग करता हूँ? मैं चाहता हूँ मेरा युवा खेले और हमारे यहाँ से जो प्रतिभावान युवा है वो आगे आए। इसलिए आप देखेंगे कि मैं क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में सक्रिय रहता हूँ। सांस्कृतिक चीज़ों में देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं ड्रामा में ज़रूर जाऊँगा, मैं डंडियार में ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि वो हमारी संस्कृति है जी। और हमारी संस्कृति जो है उसको बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी है। पुरानी चीज़ों की बात करें तो पट प्रतियोगिता में लोग बोलते हैं भैया ज़रूर जाते हैं। मैं इसलिए जाता हूँ कि हम किसान प्रधान जो हमारा ज़िला है और हम सब किसान हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो हमारी कोई पहचान है तो हमारी पट है, हमारा ड्रामा है, हमारा डंडियार है, ये हमारी पहचान है। और जहाँ तक प्रेरणा है तो मैं परिवार से हूँ। मेरे माता पिता, उसके पहले मेरे दादा स्वर्गीय श्री खड़क सिंह पारधी, मेरे नाना स्वर्गीय श्री थान सिंह बिसेन, ये लोग लगातार सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। हर स्तर पे इनने काम किया, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, उन सब के कार्यों से ही मुझे प्रेरणा प्राप्त होती है। जी, और एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे। पिछले साल कोरोना काल में आपके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए? पिछले वर्ष जब अचानक से लॉकडाउन लगा, हमें लगा कि हमें अपने लोगों के बीच में पहुंच के सदा तत्पर होकर सामने आना चाहिए। बड़ा डर का माहौल था, पहली बार कोरोना की चर्चा थी, लेकिन हमने और हमारी टीम ने बिना किसी डर की भावना के, सबसे पहले समझ में आया कि लोगों को राशन की ज़रूरत थी। पिछली बार अचानक से लॉकडाउन लगा था, लोगों के पास राशन नहीं था, तो हमने अपनी किट तैयार की, पहले मोदी किट के नाम से, बाद में मिनी किट के नाम से, जो हम ही लोगों ने आपस में तैयार की। और हमने उसको हर गाँव, वारासनी, कटंगी, खैलांजी क्षेत्र के लगभग हर गांव तक हमने वो सहयोग पहुंचाया। आगे जाके हमने मास्क का वितरण किया, क्योंकि आज भी हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है, तो उसमें हमने स्व सहायता समूह से मास्क खरीदे और वो आगे तक बढ़ाए। उसके अलावा जिस चीज़ से मुझे शायद सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी वो ये था कि जो बाहर हमारे बच्चे फंसे हुए थे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो गुजरात में हो, तो उनको हमने किसी तरीके से परमिशन निकाल के बसें अरेंज करके यहाँ लाए थे, जिसमें 125 बच्चियाँ थीं ज़िले भर की। और ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वाराणसी क्षेत्र की मुश्किल से 15 बच्चियाँ थीं, लेकिन पूरे ज़िले की थीं। उनको हमने गुजरात से बहुत मेहनत करके, बसें करके, परमिशन निकाल के, क्योंकि उस समय परमिशन अहमदाबाद से नहीं मिल रही थी, किसी कारणवश भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, हम उन सब बच्चों को लेके आए। युवाओं को भी हम लेके आए जो नौकरी कर रहे थे उससे, अपितु बालाघाट नहीं, सिवनी, छिंदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर, शहडोल, अनूपपुर, जबलपुर, ये जितने बच्चे हमारे संपर्क में आए उनके लिए हमने पासेस अरेंज किए, उनके लिए हमने बसें मुहैया कराई और उनको हम वापस उनके घर तक लेके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली। और जब वो बच्चे घर जाके फ़ोन करते थे तो अपने आप में बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। वर्तमान में काफ़ी राजनीति नेता समाज से भी मदद कर रहे हैं, आप भी मदद कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क है? सबका अपना मदद करने का तरीका होता है और हमारी मदद में और बाकियों की मदद में तो खैर कोई अंतर मैं नहीं मानता, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम चीज़ों को परख लेते हैं, समझ लेते हैं, जल्दी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि समस्या क्या होने वाली है, तो उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं। जैसे इस बार हमने बहुत जल्दी समझ लिया था कि हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी जाएगी
और ये भी मान लिया था कि सिलेंडर से काम नहीं चलेगा क्योंकि ऑक्सीजन रिफ़िल नहीं हो पाएगा। तो हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मशीन लाने की योजना बनाई और जो एक उदाहरण के रूप में सबके सामने आई, सबकी प्रेरणा मिली और आज पूरा बालाघाट का समाज प्रेरित हो रहा है, आगे आ रहा है और हर कोई मिलके ऑक्सीजन मशीन ला रहा है बालाघाट ज़िले में, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। मैं समझता हूँ बालाघाट ज़िला एक बड़ा उदाहरण बना है इस बार कि आपस में मिलजुल के हम आपस में एक दूसरे का कैसा सहयोग कर सकते हैं। जी, और एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं सर, बालाघाट ज़िले में काफ़ी संभावनाएं हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बालाघाट ज़िला मैं मानता हूँ संसाधनों से परिपूर्ण है। मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि पूरे देश का 2/3 तांबा हम निकालते हैं, सबसे अच्छे प्रकार का मैग्नीज हम निकालते हैं। बांस की बात करें तो हमारे पास है, मध्य प्रदेश में धान की बात करें तो हमारे पास है, नदियों के संसाधनों से परिपूर्ण हम हैं। तो इतने सब संसाधन होने के बाद हमारा अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो लिटरेसी के क्षेत्र में हम प्रदेश के 4-5वें स्थान में आते हैं। महानगरों के बाद भोपाल, जबलपुर, इंदौर के बाद बालाघाट आता है। हमारे यहाँ का युवा पढ़ा लिखा है, संसाधनों से परिपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ कि बालाघाट में अपूर्ण संभावनाएं हैं, जो कभी कोई सोच नहीं सकता, वो संभावनाएं हैं। ज़रूरत है सामने आके योजना बना के उन संसाधनों का इस्तेमाल करके बालाघाट के विकास को सामने लाना। जी, बालाघाट ज़िले में आपकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? इसको क्या मानते हैं आप? नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, आप लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मुझे बिल्कुल इस बारे में कोई नहीं, लोग आपको चाहते हैं, हमें देखने मिलता है, इसलिए हमने आपसे सवाल कर लिया। आशीर्वाद है सबका, मैं इस बारे में मैं क्या बोलूँगा। और हमें देखने में भी आता है कि आप रेत का जो अवैध उत्खनन होता है उसके बारे में भी आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं। देखिए, रेत का अवैध उत्खनन जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। बालाघाट ज़िले में मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे संसाधनों में एक हमारी नदियां हैं। नदियों की वजह से ही हमारी संस्कृति यहाँ पे आके बसी। अगर आप देखेंगे तो पुराने ज़माने में हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो जो हैं वो नदी के किनारे बसा, सिंधु नदी के किनारे। जब सिंधु नदी विलुप्त हो गई तो वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है वो विलुप्त हो गई। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम नदी के किनारे बसे, जिसकी वजह से, जिसके पानी से हमारी खेती चलती है। अब रेत जो है वही नदी बनाती है। जिस दिन रेत ख़त्म हो जाएगी वो नदी यानी नाले बन जाएंगे। जब नाले बन जाएंगे तो पानी आएगा और बह के चला जाएगा। जब आएगा तो घरों में भी भरेगा और जो हम बाढ़ की समस्या देख रहे हैं वो उसी का कारण है। तो रेत अपने आप में एक बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, रेत जो है उस नदी का हिस्सा है, उसके इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो मैं रेत अवैध उत्खनन के खिलाफ इसलिए हूँ कि जिस दिन रेत ख़त्म हो जाएगी हमारी नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, नदी ख़त्म तो पानी ख़त्म, और पानी ख़त्म तो हमारी खेती ख़त्म, और खेती ख़त्म तो बालाघाट ज़िला ख़त्म। तो फिर रेत के लिए जैसे अभी बहुत जगह अवैध खनन होता है, लोग आगे आते हैं, शिकायत करते हैं, फिर भी उनकी मांग पूरी नहीं होती, शासन सुनता नहीं, ऐसा लोगों का आरोप है। आप भी युवा नेता है, आप इसके बारे में फिर से क्या कहोगे? मेरा मानना है ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये किसी के घर से नहीं आई है। कई लाखों सालों में ये रेत इकट्ठा होती है, ये पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं। मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था तो मैंने ज्योग्राफी को समझा है। और ये हमारी जो नदियाँ हैं ये यूथ स्टेज की नहीं, मैच्योर्ड स्टेज की है। ये रेत बनने में कई हज़ारों साल नहीं, लाखों साल लगते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की, बालाघाट, हर बालाघाट वासी की जिम्मेदारी है कि हम अपने संसाधन जिसमें अभी रेत है उसकी रक्षा करें। ऐसा हमें कहीं दिखता है कि अवैध उत्खनन हो रहा है तो हम अपनी छोटी इच्छाओं को रोक के अधिकारियों के ध्यान में ये विषय लाएं और हम सब मिलके, हम सब जनप्रतिनिधि मिलके इस अवैध उत्खनन को रोकने का प्रयास करें। हम सब जब मिलके प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि अवैध उत्खनन जरूर रुकेगा। जी, और सर मैं लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। लास्ट सवाल ये रहेगा, जो ऑक्सीजन मशीन है जो आपने बाहर से बुलाई थी, आपने मशीन कहाँ कहाँ प्रोवाइड की और कितनी मशीन आपने दिए, कौन कौन से हॉस्पिटल को दिए? भैया, अभी तक हमारी 14 मशीनें यहाँ आ चुकी हैं। हमने 21 मशीनों को ऑर्डर करके रखा हुआ है। अभी तो हमने मशीनें वारासिवनी, खैरलांजी, रामपायली, कटंगी और तिरोड़ी
ऐसे 5 सामुदायिक केंद्रों में हमने अपनी तरफ से जो 14 मशीनें आई हैं वो उपलब्ध कराई हैं। 7 मशीनें और आ रही हैं जिनको हम इन्हीं सामुदायिक केंद्रों में या फिर अगर आसपास, मेरा मानना है कि ये जो कोरोना है इस बार के स्ट्रेन में सबसे बड़ी समस्या है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है। तो अगर हम मरीज को तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध करा दें, ज़रूरी नहीं है कि उसको वारासूनी लाया जाए, अगर ऑक्सीजन हम उसको अंसिरा में भी उपलब्ध करा दें, कोरोना किट सरकार की तरफ से सामने आई है, सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, तुरंत में उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे हमारे जितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं हम वहाँ पे एक एक मशीन ज़रूर रखवा सकें। बड़े दुख की बात है कि अभी तक वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सब, हमारा समाज, पूरा ज़िला और हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि हर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध कराई जा सके ताकि वहाँ के मरीजों को वहीं पे उपचार मिल सके। नहीं तो जो हमारे मुख्य केंद्र हैं, चाहे वो वारासिनी हो चाहे वो बालाघाट हो, वहाँ पे भीड़ पड़ जाएगी और कोई संभाल नहीं पाएगा। तो मेरा जो इस विषय में मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जो जहाँ है उसको वहीं रोकना है, जो मरीज़ जहाँ का है उसको वहीं रोकना है। इसके लिए हर छोटे से छोटे स्थानों पे हमें ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध कराई जाए। कोरोना किट सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है, लोगों का वहीं जब इलाज मिल जाएगा तो उनकी ज़्यादा अच्छे से देख रेख होगी, वो घर का हष्ट पुष्ट बढ़िया खाना खाएंगे और वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। पारधी जी, लोगों की मांग ऐसी रहती कि जो कोरोना वायरस एकदम ज़्यादा कंडीशन में मतलब फैल रहा है तो सेंटर होना चाहिए लोगों को। जैसा अभी वाराणसी में एक सेंटर बन रहा है पर वहाँ भी अभी व्यवस्था बराबर है नहीं, तो हर तहसील में सेंटर बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, हर तहसील स्तर पे बनना चाहिए। हाँ। और उसके लिए जो भी संसाधन है वो प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज जी। ये सब मिलके सामने आए और ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि जो ग्रसित है, जो पीड़ित है, जो मरीज है उसको उसका लाभ मिल सके, चाहे वो वाराणसी हो चाहे वो खैरलांजी हो। छोटे छोटे, मैं तो बोल रहा हूँ और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उसको वाराणसी या खैरलांजी तक नहीं सीमित रखना चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि डोंगरमाली एक सेंटर बने, बुदबुदा एक सेंटर बने, अंसिरा एक बन सकता है, झालीवाड़ा बन सकता है। यानी जितना 5-6 क्लस्टर के गांव जो है वहाँ पे एक छोटा छोटा सेंटर बने ताकि वहीं के मरीज को वहीं के वहीं इलाज मिल सके और एक जगह जाके भीड़ ना हो। क्योंकि जब एक जगह पे सारे मरीज आते हैं तो वहाँ पे अनेक प्रकार की परेशानियाँ सामने देखने को हमको मिलती हैं। और इस बीच हमारे जो गांव में बहुत से लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनका बड़ा अच्छा साथ देखने को मिला है, उन्होंने काफ़ी केसेस को ग्रामीण स्तर पे ही सुलझाया है। तो मैं आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गांव में प्रैक्टिस करने वाले हमारे सभी साथियों को, इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है और कोरोना के मरीजों को उन्होंने राहत पहुँचाई है। आप बालाघाट जिले का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? बालाघाट जिले का नेतृत्व जो है दूरदर्शी होना चाहिए। हमारी पार्टी के संस्थापक, उनका एक सोच थी एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद से प्रेरित होके जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाला, जनता की परेशानी को अपनी परेशानी समझने वाला और कोई व्यापार को ध्यान ना देने वाला और सिर्फ जनता की सेवा को अपना उद्देश्य बनाने वाला एक दूरदर्शी व्यक्ति ही बालाघाट का नेतृत्व करना चाहिए। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करोगे आप, क्या संदेश दोगे उनको? मेरी सभी लोगों से विनती है कि महामारी एक विकराल रूप में है। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को, कहीं ना कहीं मास्क को छोड़ा, मैंने भी छोड़ा, हमने भी बीच में मास्क का इस्तेमाल कम कर दिया था, हम सब ने छोड़ा, जिसका कारण है कि ये महामारी का रूप बढ़ गया है। हम सबको अपनी गलतियों से सीखते हुए मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, घरों में एक दूसरे से दूरी बना के रहना चाहिए, मोहल्ले में नहीं बैठना चाहिए, अभी अपने अपने घरों में रहें, किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम ना करें। अगर कोई बीमार होता है, सर्दी खांसी भी होती है, ऐसे लक्षण आते हैं, बुखार है, तो समझ जाइए कि उसमें कोरोना हो सकता है। जल्दी से जल्दी कोरोना किट जो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उपलब्ध कराई जा रही है, ग्राम की आशा कार्यकर्ता और सचिव के द्वारा, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसमें जो दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, जिंकोविट, ऐसी दवाइयों का सेवन शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके ऑक्सीजन लेवल में आपको तुरंत में लगता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप बीपी और डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं तो 2 लीटर इलेक्ट्रॉल का पानी पिलाइए,
जो भी मरीज है या नहीं भी है तो आम तौर पे बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है इन दिनों, गर्मी के दिन है, तो 5 लीटर पानी हम सबको पीना चाहिए। जब आप घर में हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से घूम के आते हैं, पूरा स्नान कीजिए, पूरे कपड़े धुलने में डालिए, गर्म पानी में गर्म पानी का गार्गल करिए, जितना हो सके भाप लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर हमने की, और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन ज़रूर लगाइए। वैक्सीन हम सबको लगाना ही होगा, तभी हम इस महामारी को ख़त्म कर सकते हैं। इस महामारी का कोई अभी तक इलाज नहीं है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वैक्सीन। हम सबको मिलके, मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि 1 तारीख से 18 वर्ष से बड़ी आयु के लोगों के लिए लगने वाला है। 28 तारीख से कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन होगा, तो मेरी सबसे विनती रहेगी, मैं भी 1 तारीख से ही एलिजिबल हो रहा हूँ, तो हम सब मिलके 28 तारीख को कोविन ऐप में अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और 1 तारीख से बिना भीड़ लगाएं। क्योंकि मैंने जो अपने उसमें पाया है कि वैक्सीनेशन सेंटर भी कई बार संक्रमण का केंद्र बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक दूसरे से 6 फीट की 3 फीट की दूरी बनाए रखें, वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और 1 तारीख से धीरे धीरे करके सब लोग वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन लेने के बाद बीमारी जो है एक सीवियर रूप नहीं धारण करती है, ऐसा हमने कई उदाहरण देखे हैं। तो मेरा फिर से निवेदन है, हम सबको मिलकर कार्य करना है, अच्छा भोजन खाएँ, अच्छा पानी पिएँ और इस बीमारी को हम सब बहुत जल्दी हराएंगे। भारत हो सकता है आज किसी तरीके से दबा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी 15 तारीख के बाद मेरा मानना है कि भारत जो है इस बीमारी के ऊपर आएगा और विश्व में फिर से जो अपनी ताकत है उसकी बदौलत आएगा और विश्व में सिद्ध कर देगा कि पूरे भारतवासी जब एक होते हैं, पूरे बालाघाट वासी जब एक होते हैं, तो कोरोना जैसी महामारी से हम सब मिलके निपट सकते हैं। पारदी जी, एक सवाल है फिर से मेरा। जैसे लोग बोलते हैं कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद बोलते हैं कि कोई कोई लोग मर रहे हैं तो हम वैक्सीन लगाएंगे ही नहीं। नहीं, देखिए क्या ऐसी सोच बन रही है लोगों की। नहीं, देखिए क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा। वैक्सीन के बाद क्या होता है कि बॉडी की कुछ दिनों के लिए इम्यूनिटी डाउन रहती है जी। तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको पहले तो घर पे रहना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा तुरंत में। वैक्सीन जब बॉडी में जाती है, एंटीबॉडीज़ जब डेवलप होती हैं तो वो 3 से 4 दिन का समय लेती हैं। कई लोगों को हल्का फुल्का बुखार भी आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो वैक्सीन एंटीबॉडीज़ बना रही हैं। कोई मरेगा नहीं वैक्सीन लगाने से, वैक्सीन जहाँ तक हो सकेगी आपको मरने से रोकेगी ही। आपको मरने से कोई रोक सकता है तो वैक्सीन ही रोक सकती है। पर ये कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, इनकी एफिकेसी जो है स्टडीज़ में 80% आ रही है, तो उसका अंतर तो रहेगा, पर फिर भी हमारे पास आज जो सबसे बड़ा हथियार है वो वैक्सीन ही है। इससे हम डरे ना, हम सब मिलकर वैक्सीन लगाएं, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसें। लोग बहुत सी अफवाहें फैलाते हैं, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए जो कि वैक्सीन को लेकर गलत बातें फैला रहे हैं।